नमस्कार। शिक्षा समस्या और समाधान में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आज के अंक 8 में जिस बिंदु पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वह है वर्णमाला चार्ट का खूबसूरत भाषा एवं मनोविज्ञान। साथियों, प्राथमिक कक्षा में स्कूल में पढ़ने की हमारी शुरुआत ये वर्णमाला चार्ट से होती है। अभी हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे यहाँ पर। और जिन चित्रों से इस वर्णमाला चार्ट को सजाया जाता है वो जिसको देखकर बच्चा आकर्षित होता है और जिसको देख कर के बच्चा पढ़ने के लिए जिसमें रुचि पैदा होती है, जिसके कारण से उन चित्रों का वास्तव में बहुत खूबसूरत सा मनोविज्ञान है। बच्चे के बाल मन को बहुत बारीकी को ध्यान में रख कर के इन चित्रों को इस वर्णमाला चार्ट में संजोया जाता है। कैसे, हम थोड़ा इस वर्णमाला चार्ट का अवलोकन करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि बच्चा जब इस वर्णमाला चार्ट को देखता है, शिक्षक वर्णमाला सिखाने के लिए कक्षा में सबसे पहले वर्णमाला चार्ट को टांगते हैं। जब वर्णमाला चार्ट को देखता है बच्चा तो उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर ये अनार है, आम है, इमली है, एड़ी है, ऐनक है, औरत है, अंगूर है, खरगोश है, कबूतर है, गमला है, छत्ता है, टमाटर है, डमरू है। उसको लगता है पतंग भी है, यहाँ पर भौंरा भी है जिसको हम लट्टू कहते हैं, और षटकोण भी है, यहाँ पर भालू भी है, डमरू भी है। तो इस प्रकार इन चित्रों को जब वो देखता है, उसे झंडा भी है, यहाँ पर घड़ी भी है, तो उसे लगता है कि ये तो सब चीज़ उसके घर के आसपास है, या उसके घर में ही भी है। तो उसे बहुत आकर्षण पैदा होता है और इसी कारण से वह पूरे वर्णमाला चार्ट को बहुत ध्यान से देखता है और उसके साथ साथ कुछ सीखने की कोशिश करता है। और बच्चे की इसी रुचि को ध्यान में रख करके शिक्षक उसे कुछ सिखा पाता है। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षक इसका जब सहारा लेते हैं तो बच्चे में रुचि, इसके बिना वर्णमाला को सिखा पाना असंभव सा है। साथियों, हम जानते हैं कि स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो शिक्षक जब प्रशिक्षण लेने जाते हैं, चाहे वो डीएड का प्रशिक्षण हो, चाहे वो बीएड का प्रशिक्षण हो, तो प्रशिक्षण अवधि में शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत एक बात बताई जाती है कि सिखाने की विधि क्या होती है, पढ़ाने की विधि क्या होना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक शाला में। तो 2 से 3 ऐसी विधियां हैं जिस पर विशेष चर्चा होती है। उस विधि का नाम है कि पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब बच्चा जो पहले जानता है उसे पहले दिखाया जाए, उसके बाद उसको अज्ञात को बताया जाए। दूसरी विधि होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो वस्तु स्थूल में भी दिखाई दे सकता है, जैसे वो अनार है, आम है, वो स्थूल वस्तु है, इमली है, स्थूल वस्तु है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल वस्तु यदि है कोई तो उसको दिखाया जाए, उसके बाद उसके भीतर का सूक्ष्म उनको बताया जाए उसको। इसी प्रकार उसको बताया जाता है। एक और विधि होती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये अधिकांश चीज़ों को बच्चा इसमें से प्रत्यक्ष जानता है, या तो अपने घर में उपयोग किया है या अपने आसपास उसे जानता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम ये देखते हैं कि इन तीनों विधियों का इस वर्णमाला चार्ट में कैसे उपयोग होता है। साथियों, हम जानते हैं कि इस अ से अनार की अपेक्षा कुछ और भी चित्र हो सकता था इसमें। ई के इसे इमली के अतिरिक्त कोई और भी चित्र हो सकता था इसमें, परंतु इन वर्णमाला चार्ट में उन्हीं चित्रों को रखा जाता है जिन चित्रों को बच्चे ने देखा है, सुना है और उसने उपयोग किया है या उपयोग को जानता है वो। और एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसमें गांव और शहर के सभी बच्चे इन चित्रों को स्थानीय स्तर पर जिसको जानते हों। तो प्रश्न है कि जो 3 विधियां हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसमें सूक्ष्म क्या है? बच्चा अनार को जानता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि अनार में अ भी छुपा हुआ है। बच्चा इमली को जानता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि इमली में कहीं ई भी है। बच्चे को छतरी पता है, छतरी उसने देखा है, पर छतरी में कहीं छ है, ये उसको ज्ञात नहीं है अभी। यही उसके लिए अप्रत्यक्ष है, यही उसके लिए अज्ञात है और यही उसके लिए सूक्ष्म है। तो साथियों, इस वर्णमाला चार्ट में शिक्षा सिद्धांत की ये जो तीनों विधियां हैं उन तीनों विधियों को भी पिरोया गया है और इसी के अनुकूल इसमें चित्र को संजोया जाता है। तो हमने कहा था कि वर्णमाला चार्ट का खूबसूरत सा मनोविज्ञान, तो ये था मनोविज्ञान उसका, इस वर्णमाला चार्ट का। बहुत सारे चित्र हैं, सभी चित्रों की मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, सभी समक्ष हैं आपके। इसके साथ साथ में हमने कहा कि इस वर्णमाला चार्ट में खूबसूरत भाषा विज्ञान भी है। तो साथियों, हम देखते हैं कि वर्णमाला चार्ट में जितने भी अक्षर हैं
तो चाहे वो किसी भी इसका देखें, हिंदी वर्णमाला चार्ट की शुरुआत अ अक्षर से ही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण में और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण में। प्रश्न ये है कि सबसे पहले अ, ई, उ इसे ही क्यों रखा जाता है, अ से ही शुरू क्यों हुआ है? ये किसी भी अक्षर से शुरू हो सकता था। स्वर अक्षर में भी इतने सारे स्वर अक्षर हैं, वो अम से शुरू हो सकता था, अह से शुरू हो सकता था, पर प्रश्न है कि अ से ही शुरू क्यों, और अ के बाद ई ही क्यों, और ई के बाद उ ही क्यों रखा जाता है? तो एक सीधा सा जवाब है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख के बहुत सारे अंग, जो जिन जिन अंगों का उपयोग होता है उसमें से कंठ पहला स्थान होता है। जिन हमारे भीतर की जो हवा होती है, जिन अंगों से टकराकर निकलती है, जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं किसी वर्ण के उच्चारण के लिए, वह वर्ण उस उच्चारण स्थान का उच्चारण अंग कहलाता है वो। तो सबसे पहला अंग हमारा होता है कंठ, और हम देखते हैं कि जब हम अ बोलते हैं, अ का हम उच्चारण करते हैं, स्पर्श करके थोड़ा सा हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अ का उच्चारण कंठ से होता है, और कंठ हमारा पहला उच्चारण स्थान है। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि अ, ई और उ स्वर अक्षर के तीनों मूल वर्ण हैं, मूल स्वर हैं ये तीनों। शेष स्वर उनके संयुक्त भी हैं और रि भी अलग से अक्षर है। तो अ चूँकि कंठ स्थान से उसका उच्चारण होता है और कंठ हमारे वाचांग का पहला अंग है, इसलिए स्वर अक्षर में पहला अक्षर अ रखा जाता है और जो आ है उसका दीर्घ रूप है। अब हम देखते हैं कि कंठ के बाद आता है तालु। जीभ के हमारे नीचे का जो भाग होता है तालु कहते हैं। तो ई का उच्चारण कंठ के बाद आता है तालु, तो ई का उच्चारण हमारा तालु से होता है और ऊ का उच्चारण ओंठ से होता है। पर हमने कहा कि आ, ई और ऊ ये तीनों मूल स्वर हैं, इसलिए इनको एक क्रम में रखा जाता है। उन तीनों में भी आ को पहले कंठ के कारण और उसके बाद ई आता है जो तालु से होता है, और उसके बाद ऊ का उच्चारण हम ओंठ से करते हैं, इसलिए इसका क्रम भी उच्चारण अंग के आधार पर रखा गया है। री का उच्चारण हम देखते हैं, री का जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है, हमारे ऊपर का जो भाग होता है गड्ढे वाला भाग, री का उच्चारण उससे होता है। और जो ए जो है वो आ और ई को मिलकर ए बनते हैं। आ के बाद ई आता है, जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ए बनते हैं, उसका दीर्घ रूप ए है, और जब आ के बाद के साथ ऊ को मिलाते हैं तो वो ओ बन जाता है। और अम और आहा जो है, अम और आहा जो है, ना तो ये स्वर हैं साथियों और ना तो ये व्यंजन है, ना तो ये स्वर हैं और न ये व्यंजन है। अम वास्तव में अनुस्वार लगता है बिंदु के रूप में, और अह जो है विसर्ग है, परंतु इसको स्वर के साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अम और आहा स्वर के साथ ही लगाए जाते हैं। ये मिक्स किसी के साथ नहीं होते, न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ, लेकिन जब स्वर आएगा तभी अनुस्वार लगेगा और जब स्वर आएगा तभी विसर्ग लगेगा इसमें। तो ये तो बात हो गई हमारी स्वर वर्णों की। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन अक्षर हमारे आते हैं, शेष अक्षर हमारे व्यंजन हैं। अब बात वहीं पर फिर से आती है कि ये जो हमारा व्यंजन अक्षर की शुरुआत भी क से ही शुरू क्यों होती है? इतने सारे वर्ण हैं व्यंजन अक्षर में भी, तो बात वहीं पर फिर से आती है जैसे स्वर में होता है। और ये 5 एक ग्रुप है इनके, क ख ग घ अंग। क का वर्ग कहते हैं इसको, क का ग्रुप कहते हैं, क का समूह कहा जाता है इसको। तो समूह कैसे बनते हैं? जो वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाते हैं उनका एक ग्रुप होता है। तो हम देखते हैं क ख ग घ अंग, ये इन सबका उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ और अंग। ये जो 5वां अक्षर है अंग, इसमें कंठ का भी उपयोग होता है और नाक का भी उपयोग होता है। जितने भी पंचम अक्षर हैं अंग, य, अण, न और म, ये पांचों का उनके ग्रुप के उच्चारण स्थान के साथ साथ में नासिका का भी उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और कंठ हमारे उच्चारण का पहला अंग है, इसलिए क वर्ग को ही पहले रखा गया है। उसके बाद फिर से आता है च, छ, ज, झ, या।
हम जब उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि इसका उच्चारण तालु से किया जाता है। कंठ के बाद का स्थान तालु है, तो इसके बाद क के बाद ये च वर्ग को रखा गया है, च छ ज छ या। और उसके बाद आता है हमारे ट वर्ग, मूर्धा, हमारे ऊपर का भाग जहाँ से हमारी जीभ टकराती है, ट ठ ड ढ ण, तो ये मूर्धा आता है उसके बाद में। और उसके बाद में हम देखते हैं त थ द ध न। इसको उच्चारण करने में क्या करना पड़ता है, हमारी जीभ का अग्रभाग जो है वो दांतों को स्पर्श करता है, त थ द ध न। तो ये उसके बाद कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा और मूर्धा के बाद दांत का उपयोग होता है। इसलिए इस वर्ग को दंतव्य भी कहते हैं, दंतव्य वर्ण भी कहा जाता है इनको। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि प फ ब भ म बोलने के लिए विशेष रूप से ओंठ का उपयोग किया जाता है। तो आखिरी वर्ड हमारा जो अंग है वो क्या आता है, ओंठ है। तो ओंठ के कारण से इसको हम ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं और इसीलिए इसको इन पांचों वर्ग के बाद में आखिरी में रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि ये य र ल व क्या चीज़ है। तो ये चार अक्षर को मैं पहले ले रही हूँ, य र ल व। हम देखते हैं कि जब हम य र ल व का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मुख के बीच का भाग, ऊपर का भाग और नीचे बीच के जीभ का बीच का भाग का उपयोग किया जाता है। इसको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ, अंदर स्थित होने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। इसका क्रम इसीलिए इस प्रकार से रखा गया है इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं श, श, स और ह, ये चार अक्षर आते हैं। तो ये जो श, स, स और ह है, इन चारों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है, क्योंकि जब हम इन चारों का उपयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं श, स, श और ह, तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर से गर्म हवा बाहर निकलती है। प्रश्न ये है कि इन तीन जो श हमारे होते हैं उसमें से शक्कर का श ही पहले क्यों। फिर वहीं पर बात आती है कि शक्कर की श का उच्चारण तालु से होता है और तालु पहले है, और ये जो षटकोण का स जिसे हम कहते हैं उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, हमारे बीच के ऊपर गड्ढे वाले भाग से होता है। और ये जो स है, सरोते का स, सपेरे का स या सबेरा का स, जो भी ये हम कहें इसके साथ में शब्दों को, इसका उच्चारण दांत से होता है। तो तालु, मूर्धा और दांत, इसका क्रम होने के कारण इसका क्रम भी उसी आधार पर रखा गया है। साथियों, अब इसके बाद आता है ये तीन वर्ण हमारा शेष रह गया, क्ष, त्र और ज्ञ। हम देखते हैं कि ये तीनों जो वर्ण हैं वास्तव में ये संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण कैसे हुए कि हम देखते हैं कि जब क, हलंत वाला क मतलब आधा क और श दोनों को हम मिक्स करके उच्चारण करें क्ष, तो बन जाता है क्ष। और हम जब त आधा और उसके साथ र मिलाते हैं तो त्र बन जाता है, और ज और य को मिलाकर ज्ञ बनता है। संस्कृत के विद्यार्थी इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में किया जाता है। तो साथियों, ये हमारी हिंदी वर्णमाला का बहुत सुंदर सा व्यवस्थित मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान है। यह जिस किसी भी ने भी कोई भी चित्र नहीं रखा, जिस किसी ने कहीं भी वर्ण को इसको नहीं रखा है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें मतलब शिक्षकों को भी, विद्यार्थियों को भी और पालकों को भी। यदि शिक्षक कक्षा में इन विद्यार्थियों को समूह खेल के माध्यम से करें, एक को स्वर ग्रुप बना दे, दूसरे को व्यंजन ग्रुप के लिए अलग अलग क का ग्रुप, च का ग्रुप, ट का ग्रुप, त का ग्रुप, प का ग्रुप, इस प्रकार ग्रुप बना दें, और ग्रुप के बाद बोले कि अपने अपने ग्रुप का उच्चारण करो, और उसके बाद ग्रुप में नाम परिवर्तन फिर से कर दे। क वाले को च ग्रुप बना दे, च वाले को ट ग्रुप बना दे, और फिर उनको उच्चारण करने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार बच्चे बहुत मनोरंजन, बहुत मस्ती के साथ इसको उच्चारण भी करेंगे, सीखेंगे भी, और साथ साथ में उच्चारण अंगों के सही उपयोग होने के कारण उनका उच्चारण सही रहेगा, और इसे लिखने में भी किसी प्रकार की गलती उनसे नहीं होगी। तो देखा ना हमने वर्णमाला चार्ट का सुंदर सा भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। साथियों, इसी वर्णमाला में एक अक्षर ऐसा है जो अपने कई रूपों में जाना जाता है, जिसे हम र अक्षर के रूप में जानते हैं। आगामी अंक में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि र अक्षर के कितने रूप होते हैं। धन्यवाद।